और जो ये बालियां निकली है ना, इनके अंदर से नीचे से लेके ऊपर तक कंप्लीट बराबर दाने बने और दानों का साइज है वो मोटा हो, इनके अंदर वजन ज्यादा हो, चमकीले हो, बोल्ड हो, आगे चलकर बढ़िया रेट मिले। विशेषकर इस टाइम के ऊपर बढ़ता हुआ तापमान है ना, वो गेहूं के उत्पादन को कहीं ना कहीं अब की बार प्रभावित करने जा रहा है। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन फोकस करेंगे एक तो इस तापमान के ऊपर कि इस बढ़ते हुए तापमान के अंदर भी हम अपने गेहूं का उत्पादन आखिरी चरण में पहुंचकर भी किस तरह से लगभग 20 से 30% तक बढ़ाएं। उसके लिए हमें अभी क्या कुछ करना चाहिए, तो वो सभी जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने जा रही है। वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस वीडियो के अंदर दी गई एक एक जानकारी आपके गेहूं फसल में निश्चित तौर पर आपके गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा लाभदायक और बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। भैया, हमारे जो गेहूं के प्लॉट होते हैं ना भाई, मैं बार बार आप लोगों से बताता रहा हूं कि हमारे पास अब की बार 6 वैरायटियां हैं। सबसे पहले जिस खेत के अंदर हमने 31 अक्टूबर के दिन या सबसे अगेती गेहूं की बुआई की थी वो यही खेत है। इस खेत के अंदर हम शुरुआत से ही वीडियोस बनाते आ रहे हैं। कारण ये है कि अगेते जो गेहूं होते हैं, टाइमली शोइंग जो गेहूं होते हैं, उनके अंदर जो निकलने वाला उत्पादन होता है ना, वो सही मायनों के अंदर सबसे ज़्यादा निकलता है। उन्हीं के अंदर अपन वो एक पैमाना बना सकते हैं। तो भाई इस खेत के अंदर हमने 2 वैरायटियां लगा रखी है। पीछे भी आप लोगों से बताया था, अब फिर बता रहा हूँ, बुआई से बताता आ रहा हूँ। अभी जो हमारी गेहूं की फसल है ना, वो लगभग 100 दिन या 100 दिन से 1-2 दिन ऊपर निकल चुकी है। और अभी आप देख सकते हो भैया, इस साइड में जहाँ पे अभी ये कैमरा घुमाई दे रहा है, ये बाल जो निकल चुकी है ना, ये है श्री राम कंपनी का 303 वैरायटी। और दूसरी तरफ इस साइड दिखाई भाई, अभी भी इसके अंदर से कुछ बालियां निकलनी बाकी है। जिस वैरायटी को हम पिछले कई सालों से लगातार लगाते आ रहे थे, बहुत ज़्यादा उत्पादन भी देती है। और अभी तक इन दोनों वैरायटी को तुलना करके बताऊंगा। तो इस वैरायटी के अंदर जो ये वैरायटी है अजीत कंपनी की 349, इसके अंदर अभी बालियां निकलनी बाकी है। अगर इन दोनों वैरायटी की अभी अपन अगर तुलना करें तो भाई इन दोनों वैरायटियों के अंदर थोड़ा सा अगर एडवांटेज में है तो भाई ये श्री राम 303 वैरायटी है। क्योंकि इस वैरायटी के अंदर जहां एक तरफ टिलर्स की संख्या ज़्यादा थी, वहीं दूसरी तरफ इसके अंदर से निकलने वाली जो बालियां है ना, वो एक समान एक साथ निकली पूरे खेत के अंदर। तुलना में जो हमने दूसरी वैरायटी लगा रखी है ना 349 अजीत की, इससे पहले निकली है। तो ये तो क्लियर हो चुका है कि गेहूं की पकाई है ना, वो अजीत 349 से पहले 303 की होगी। बाकी जितना भी उत्पादन निकलेगा या फिर आगे चलकर जो भी कुछ सिचुएशन होगी, आप लोगों को मैं टाइम टू टाइम दिखाता रहूंगा। और बाकी की जो 4 वैरायटी हमारे खेतों के अंदर लगी हुई है ना, उनको भी मैं बताऊंगा। और आखिरी टाइम में आप लोगों को मैं वो वैरायटी निकाल के दूंगा जो सबसे ज़्यादा उत्पादन दे सकती है। मेरे पास पूरी तरह से फील्ड ट्रायल लगे हुए हैं। तो अभी अपन बात करते हैं किसानों के सामने इस टाइम के ऊपर सबसे बड़ी जो चुनौती है ना, वो बढ़ता तापमान। अब इस बढ़ते हुए तापमान के अंदर निश्चित तौर पर अब की बार गेहूं का जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं किसानों के दिमाग में भी घूम रहा है। लगातार वो इस चीज़ को सोच भी रहे हैं कि आगे चलकर प्रभावित होने वाला है। लेकिन भाइयों, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। निश्चित तौर पर आपके जो गेहूं का उत्पादन है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, बल्कि पिछले साल की तुलना में जरूर 1-आध क्विंटल ज़्यादा ही निकलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको टाइम टू टाइम अपने खेत के अंदर बिल्कुल सही समय के ऊपर सिंचाई करते रहना। अब सिंचाई चाहे आप स्प्रिंकलर से करो या फिर फ्लड इरिगेशन से करो, लेकिन आपको टाइम के ऊपर सिंचाई जरूर कर देनी है। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है बढ़ते हुए तापमान को कम करने का सबसे बड़ा जरिया है। क्योंकि अगर आपके खेत के अंदर सिंचाई हो जाती है तो बाहर के तापमान की तुलना में आपके खेत का जो तापमान है वो कम से कम 3 से 4 या 5 डिग्री तक कम हो सकता है। अगर लगातार बढ़ता हुआ तापमान होकर आपने खेत के अंदर सिंचाई टाइम के ऊपर नहीं की तो फिर इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। फिर आपके उत्पादन को कोई भी बढ़ा नहीं सकता, इवन आपके उत्पादन को औसत दर्जे में भी नहीं दे सकता। क्योंकि भाई इस टाइम के ऊपर जब बालियों के अंदर दानों का भराव हो रहा है ना, दूध है अवस्था के अंदर जब हमारे गेहूं की फसल अभी इस टाइम के ऊपर है, अगर इस टाइम के ऊपर किसी भी तरह से हमारी फसल स्ट्रेस में आ जाती है, चाहे वो पानी की कमी की वजह से स्ट्रेस के अंदर आ जाओ, लगातार ऊपर से हीट स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस के अंदर आ जाओ, निश्चित तौर पर इसके अंदर जो बनने वाले दाने हैं वो छोटे रह जाएंगे, पिचक जाएंगे, इनके अंदर अच्छे से दूध भराई नहीं हो पाएगी। गेहूं का जो साइज है ना वो भी छोटा रह जाएगा और वो बोल्डनेस भी इसके अंदर दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहले आपको काम करना अपने खेत के अंदर लगातार टाइम टू टाइम सिंचाई करते रहना है। अगर आप स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हो
तो हो सकता है जो फ्लड, जो खुली सिंचाई अपन कर रहे हैं ना, उसकी तुलना में अपन 2 डिग्री तक टेम्परेचर को और ज़्यादा कम कर सकते हैं। दूसरा, आपको सिंचाई करते वक्त एक और सावधानी रखनी है कि इस टाइम के ऊपर अक्सर अपन देख रहे होते हैं भैया, दिन के अंदर हवाएं चल रही होती है, चाहे वो पूर्व दिशा से चले या पश्चिम दिशा से, विशेषकर पश्चिम दिशा से चलती इस टाइम के ऊपर। तो सिंचाई करते वक्त हमें हवा के अंदर सिंचाई नहीं करनी। कोशिश कीजिए अपन को 1 या 2 सिंचाई होगी तो रात के समय में अगर आपके वहाँ पर लाइट आती है तो भैया रात के टाइम पर आप अगर सिंचाई करोगे तो वो पानी है ना, वो शायद ज़्यादा अच्छा आपकी फसल के अंदर चढ़ेगा, आपकी फसल उस पानी को ज़्यादा अच्छे से ले पाएगी। मतलब गेहूं को आपको नीचे नहीं गिरने देना है। अगर आपका गेहूं नीचे गिर जाएगा तो निश्चित तौर पर आपके गेहूं का जो उत्पादन है वो जहां पर आप सोच रहे हो 30% बढ़ेगा, वो घट जाएगा। अब ये तो बात हुई भैया सिंचाई की, कि सिंचाई से हम इस बढ़ते तापमान को किस तरह से कंट्रोल करें। अब दूसरा तरीका बता रहा हूँ, विशेषकर उन किसानों के लिए जिन किसानों की गेहूं की जो बुआई है ना वो पछेती है। वो पछेते गेहूं वाले किसानों के लिए बढ़ता हुआ तापमान वो बहुत ज़्यादा बड़ी चुनौती बन के इस टाइम के ऊपर आप लोगों के सामने आएगा। क्योंकि एक तरफ तो जहां आपके गेहूं की वेजिटेटिव ग्रोथ है ना वो अगेती की तुलना में आधी रह जाएगी, और दूसरी तरफ इसके अंदर जो मैच्योरिटी टाइम है ना वो कम हो जाएगा। और जैसे मैच्योरिटी टाइम मतलब पकने के जो टाइम होता है ना वो अगर कम होता है तो निश्चित तौर पर एक तरफ तो जहां आपके गेहूं की जो पछेते गेहूं है उनके अंदर बालियां है ना वो बहुत जल्दी निकल जाएगी, बालियों का साइज छोटा रहेगा और बालियों के अंदर बनने वाला जो दाना है ना वो छोटा रह जाएगा, पिचक जाएगा, कम वजन का रहेगा, जिससे आगे चलकर उत्पादन आपका प्रभावित होगा। तो उस अवस्था के अंदर आपको क्या करना है भैया, 2 स्प्रे कर देनी। एक स्प्रे जब करनी है जब आपके गेहूं की बालियां निकल रही हुई या निकलने से पहले फ्लैग लीफ अवस्था के अंदर, उस टाइम के ऊपर तो आप हुई NPK 05234 के साथ बोरोन ले लीजिए। और अगर आपके खेत के अंदर किसी भी तरह के रस्ट संबंधित बीमारियां आ चुकी है, जैसे कि कोई भी फंगस जनित बीमारी है, येलो रस्ट, इस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा तो येलो रस्ट ही आता भैया, तो आप इसके अंदर 200 ml 100 लीटर पानी के अंदर टेबुकोनाजोल 25% वाला जो फंजीसाइड आता है ना उसको भी मिला लीजिए, स्प्रे कर दीजिए। अब आती दूसरी अवस्था के अंदर, जैसे आपकी फसल बालियां बाहर निकाल चुकी होती, जैसे कि इस साइड में आप देख रहे होंगे इनकी जो बालियां बाहर निकल चुकी है, अब इसके अंदर बूर अवस्था आ रही है, इसके अंदर फ्लावरिंग स्टेज आ चुकी है। इस टाइम के ऊपर भी आपको एक स्प्रे करनी। उस स्प्रे के अंदर आपको लेना भैया पोटास, या तो आप ले सकते हो जो MOP आता है ना, म्यूरेट ऑफ पोटास, लगभग 200 ग्राम 100 लीटर पानी के अंदर आपको स्प्रे कर देनी है। पोटास है ना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस टाइम के ऊपर इस बढ़ते हुए तापमान को कंट्रोल करने के लिए। या फिर इसके अंदर आप NPK 0050 आता है ना उसको आप 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से लगभग 120 लीटर से 140 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर दीजिए। अब पोटास की बदौलत देखिए क्या होगा, एक तरफ तो जहां आपकी फसल को ये स्ट्रेस से बचाएगा, जो बढ़ता हुआ तापमान है ना उससे बचाएगा, और दूसरी तरफ जहां ये फ्लैग लीफ दिन के अंदर भोजन बनाएगी ना उस भोजन को ये बालियों तक, इन बालियों के अंदर जो दाने बन रहे हैं ना उन दानों तक पहुंचाने का काम करेगा। और साथ ही नीचे जमीन के अंदर जो वाटर और मिनरल्स है ना, जो जमीन की जड़ें उठा रही है, उनको भी तेजी से लेके और इन बालियों के अंदर लेके आने में सबसे बड़ा योगदान देगा पोटास। अब ये पोटास की तो आप स्प्रे कर रहे हो, इसके साथ आपको एक और सावधानी रखनी है कि बहुत सी वैरायटियों के अंदर या बहुत सी एरिया के अंदर देखा जाता है इस टाइम के ऊपर येलो रस्ट, जो पीला रतवा होता है ना, अगर आपके खेत के अंदर ये पीला रतवा वाली बीमारी आ चुकी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये वैरायटी जैसे कि 28-51 वैरायटी होती है उसके अंदर ये जो बीमारी है ना वो सबसे पहले आती है, तो उसको पहचानने का तरीका बताता हूँ और फिर इसके कंट्रोल को बताता हूँ। और इसकी जो भयावहता है ना भाई वो तो आप समझ ही नहीं सकते। अगर आपके खेत के अंदर येलो रस्ट जैसी बीमारी आ गई तो उत्पादन आपका 20-30% नहीं, कम से कम 50 से 60% तक प्रभावित हो जाएगा, पौधे पूरी तरह से सूख जाएगा खेत आपका। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे खेत के अंदर भाई इस टाइम के ऊपर बालियां निकल चुकी है या निकल रही है और जो पौधा है ना वो पीला हो रहा है, उसकी जो पत्तियां है ना वो पीली हो रही है, तो उसके अंदर हमें येलो रस्ट मतलब पीला रतवा बीमारी पहचाननी है। उसको पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, आपको जो ये जो पत्तियां है ना गेहूं के, देखिए जैसे कि ये पत्ती है मेरे गेहूं की, मेरे को लग रहा है कि यार इसके अंदर ये पीलापन आ चुका है, ये तो चलो हरी है, दूसरे दिखाता हूँ मैं आपको जो एक्चुअल में पीली है, नीचे से लाता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो ना कि यार ये तो पीली है, इसके अंदर तो कहीं येलो रस्ट नहीं आ गया, तो आपको क्या करना है, उस पत्ती को तोड़ के ऊपर से और नीचे दोनों उंगलियों से यूं इस तरह से दबा के भाई और यूं नीचे की तरफ खींचना है उसको। अब यूं खींचने के बाद ना फिर आपको ये उंगली देखनी है, उंगली और ये अंगूठा दोनों देखना है। इसके ऊपर अगर आपको किसी भी तरह से हल्दी का सा कलर दिखाई देता है या पीला कलर दिखाई देता है तो आपको बगैर देरी किए हुए उसी टाइम के ऊपर आप सब कुछ छोड़ दीजिए,
आप किसी भी तरह का कोई भी स्प्रे छोड़ दीजिए, चाहे आप एनपीके की स्प्रे छोड़ो, चाहे आप पोटास की स्प्रे छोड़ो, लेकिन इस बीमारी को कंट्रोल आपको ज़रूर करना है। उसके लिए आपको टेबुकोनाजोल और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है, या फिर आप टेबुकोनाजोल और एजोक्सिस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन आता है, या फिर आप खाली टेबुकोनाजोल 25% वाला आता है, उनको आप लाइए। जैसे कि बायर का नेटिवो आता है, सिंजेंटा का एमिस्टार टॉप आता है, इसके अलावा भी भैया अडामा का कस्टोडिया आता है, या फिर आप सिंजेंटा का एम्पैक्ट एक्स्ट्रा आता है। इनमें से कोई भी फंजीसाइड आप लाके और अपने खेत के अंदर स्प्रे कर दीजिए। हाँ, जब आप इसके अंदर पोटास की स्प्रे करने जा रहे हो या एनपीके 0050 की स्प्रे करने जा रहे हो, तो उसी स्प्रे के अंदर आप इस फंजीसाइड को भी मिला के स्प्रे कर सकते हो। अगर आपने पहले, जब आपके गेहूं फ्लैग लीफ अवस्था के अंदर थी, उस टाइम के ऊपर आप बोरोन नहीं कर पाए थे, तो आप इस अवस्था के अंदर भी बोरोन को स्प्रे कर सकते हो। 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम बोरोन आप इसी स्प्रे के अंदर मिला के स्प्रे कर सकते हो। चाहे आप वो एनपीके 0050 विद फंजीसाइड विद बोरोन का स्प्रे कर सकते हो, या फिर एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ फंजीसाइड प्लस बोरोन का स्प्रे कर सकते हो। तो भाई ये काम आप निश्चित तौर पर अभी कर लीजिए। इस बढ़ते हुए तापमान के अंदर भी आपके गेहूं फसल का जो उत्पादन है उसको 20 से 30% बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।